हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी और यूजीसी नेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि कुछ दिन से हम अपने प्रैक्टिस सेट को नहीं डाल पाए हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग बना के रखिएगा और कोशिश करेंगे आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट तो प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब में है तो आपको मुझसे थोड़ी हेल्प हो सके, इसलिए कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग बना के रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक स्त्रीकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के सदस्य चाहते हैं कि यह व्यवस्था ऑप्शन ए बदले, परिवर्तन करे, ऑप्शन बी अस्थिर रहे, ऑप्शन सी स्थिर रहे या ऑप्शन डी प्रगति करे। आई होप ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको आंसर भी पता होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्थिर रहे। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण समाज को जो है उच्च और निम्न वर्ग में विभाजित करता है। ये विभाजन कैसे आया? तो वो या जाति के आधार पे आया, या वर्ग के आधार पे आया, या लिंग के आधार पे आया। जैसे कि आपको समझा दें, जाति के आधार पे कैसे विभाजन हुआ। तो हमारी जातियाँ जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते थे उन्हें उच्च स्थान दिया जाता था और शूद्रों को सबसे निम्न स्थान दिया जाता था। और कई तरह के शूद्रों के लिए बहुत प्रतिबंध थे और उच्च जातियों को बहुत सारी छूट थी। तो इस तरह से करके ये समाज में एक विभाजन का कारण हुआ जाति। दूसरा विभाजन का कारण वर्ग हुआ। वर्ग तब आया जब श्रम का विभाजन हुआ, मतलब जिनके पास धन अधिक होता था वो तो अपने व्यवसाय को स्टार्ट करते थे, लेकिन जिनके पास धन नहीं होता था, साधन नहीं होते थे, वो अपना श्रम बेचकर ही अपनी जीविका को चलाते थे। तो इस तरह से दो लोग, एक शोषक एक शोषित वर्ग का विभाजन हुआ। उसी तरह से अगर हम लिंग की बात करें तो इसमें पुरुष और स्त्रियों के बीच में विभाजन, जैसे कि पुरुषों को अधिक मजबूत माना जाता है स्त्रियों की तुलना में, मतलब स्त्रियों को कमज़ोर माना जाता है पुरुषों की तुलना में। जहाँ बोला जाता है एक पुरुष परिवार की एक इकाई होते हैं या एक मजबूत संगठन होते हैं, और उसी तरह स्त्रियों का भी अपना महत्व एक तरह से परिवार में होता है कि वो धार्मिक क्रियाकलापों में उनका सर्वोच्च स्थान होता है। इस तरह से अपना अपना दोनों का अलग अलग स्थान हो गया पुरुषों और स्त्रियों को। तो ये विभाजन, इसी को सामाजिक स्त्रीकरण बोलेंगे कि उच्च और निम्न वर्गों में विभाजन हो गया। और ये जो स्त्रीकरण शब्द है ये आपका समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सामाजिक स्त्रीकरण तो बस इतना बताइएगा, उच्च और निम्न वर्गों में विभाजन होता था किस किस आधार पे? तो जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे, लिंग के आधार पे, अन्य कई आधारों पे भी होता है। और जाति के आधार पे जैसे कि जातियों में प्रभुत्वशाली जातियों का भी, जिसका एमएन श्रीनिवास ने बताया है कि जिनके पास जितना अधिक साधन संपन्न, जितनी अधिक उनकी जाति एक जगह पे होगी वो प्रभुत्वशाली जाति बोली जाएंगी। तो ये हम आपको जब क्वेश्चन आएगा तो और अधिक क्लियर कर देंगे। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जाति प्रथा में प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी लुई ड्यूमा, ऑप्शन सी सेलेस्टियन चार्ल्स या ऑप्शन डी एएम होकर्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी लुईस ड्यूमा। अब जो कि जाति प्रथा की बात हो रही है, जाति प्रथा को आप अच्छे से जानते ही होंगे, तो बस इतना सा जान लीजिए कि जाति प्रथा का जो विभाजन है वो लुईस ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो इरेक्टस में जाति को 2 भागों में विभाजित किया, एक पवित्र जाति बताया और एक अपवित्र जाति बताया।
बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि इन्होंने जाति प्रथा को 2 भागों में विभाजित किया है। और पुस्तक का नाम याद रखिएगा, होमो हायरार्कीज। आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि अलगाव दमनकारी समाज संरचना का परिणाम है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्कस, ऑप्शन सी आर.के. मर्टन या ऑप्शन डी ई दुर्खीम। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्ल मार्कस। कार्ल मार्कस की व्याख्या देखते हैं। कार्ल मार्कस के अनुसार अलगाव व्यक्ति की एक ऐसी दशा है जिसमें व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से कट जाता है या कटा हुआ महसूस होता है। मतलब मार्कस ने बताया अलगाव वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति के अपने समूह या समाज से जो घनिष्ठ संबंध होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, या ये कह लीजिए कि वो अपने आप को समूह से अलग समझने लगता है। उसको ऐसा लगने लगता है व्यक्ति को कि उसका अपने समूह में कोई महत्व नहीं बचा है, उसकी आशाओं, आकांक्षाओं या निर्णय को कोई महत्व नहीं है, जबकि दूसरे की आकांक्षाएं और आशाएं या निर्णय उसके ऊपर लादे जा रहे हैं। तो इसे अलगाववाद के रूप में परिभाषित किया है मार्कस ने। और उन्होंने अलगाववाद के 4 प्रमुख कारक बताए हैं, जो कि पहला आपका है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, या दूसरा कह सकते हैं उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव हो जाना, तीसरा कह सकते हैं स्वयं के प्रति अलगाव, या चौथा साथियों और समुदाय के प्रति अलगाव, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं अर्थहीनता या शक्तिहीनता या नियमहीनता या कार्यहीनता। तो ये 4 भी याद रखिएगा। मतलब अगर ऐसे ऑप्शंस में ना दिए जाए तो अर्थहीनता, शक्तिहीनता, नियमहीनता या कार्यहीनता, ये 4 ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है कि मार्कस ने अलगाव का कौन सा नहीं बताया है रूप। तो आप इसको भी याद रखिएगा, जो कि इन्होंने अलगाव के लिए कई कारक भी बताए हैं मार्कस ने, जैसे कि समुदाय का बड़ा आकार हो जाना, जिसमें व्यक्ति जो एक दूसरे को नहीं पहचानता है तो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा अनजान सा समझने लगता है, अकेलापन महसूस करने पर लगता है। वैसे ही सामाजिक भिन्नताएं कई होती हैं, जैसे कि एक जगह पे कई एक जैसे लोग रह रहे हो, वहाँ पे कोई दूसरा आके रहने लगे तो उसको अलग सा महसूस होने लगे। इसी तरह उन्होंने कई कारक भी बताए हैं। आई होप आपको अलगाव समझ में आया होगा क्या होता है। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने विभिन्न सामाजिक समूह की विशेषताओं से सहायता आत्महत्या की दरों को जोड़कर आत्महत्या के सामाजिक कारणों की खोज करने का प्रयास किया है? ऑप्शन ए E.H. सदरलैंड, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी ई दुर्खीम या ऑप्शन डी आर.के. मर्टन। जो कि यहाँ आत्महत्या की बात हुई है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा इसका आंसर, जो कि आपका आंसर है ऑप्शन सी ई दुर्खीम। अब ई दुर्खीम का जो है आत्महत्या का सिद्धांत, पहले तो हम व्याख्या देख लेते फिर आपको समझाते हैं। दुर्खीम की ली सुसाइड नामक पुस्तक में आत्महत्या को निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना माना है। दुर्खीम के शब्दों में सामाजिक पर्यावरण की कुछ अवस्थाओं का आत्महत्या के साथ संबंध अत्यधिक प्रत्यक्ष व स्थायी होता है, जबकि आत्महत्या का प्राणी शास्त्रीय व भौतिक कारकों के साथ संबंध उतना अनिश्चित या तथा अस्पष्ट होता है। मतलब इन्होंने बताया कि जो आत्महत्या होती है वो व्यक्ति पर समाज या समूह के एक अस्वस्थ दबाव के परिणाम स्वरूप होती है। इनका ऐसा मानना था। इनका ये मानना था कि इन्होंने व्यक्तिगत कारक भी बताए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने सामाजिक कारकों पे भी महत्व दिया है कि सामाजिक कारकों में जैसे ये कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्या करती हैं। क्यों? उसका रीज़न ये बताए कि इसका रीज़न ये नहीं कि स्त्रियां हैं, बल्कि उसका रीज़न ये है
कि पुरुष की अपेक्षा स्त्रियां जो सामाजिक जीवन में है बहुत कम भाग लेती हैं। मतलब पुरुष ज़्यादा सामाजिक जीवन में भाग लेते हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि उसमें ज़्यादा उसका आत्महत्या करने की दर अधिक होती है। उसी तरह इन्होंने ये भी माना है कि जैसे जनवरी से जून में आत्महत्या की दर बढ़ती हैं, उसके बाद कम होने लगती हैं। ये भी सामाजिक रूप से एक सामाजिक जो क्रियाएं होती हैं, जो मौसम का उतार चढ़ाव होता है, उसके फलस्वरूप इन्होंने माना है। अतः इन्होंने सामाजिक तत्व को भी आत्महत्या का कारक माना है, और अगर व्यक्तिगत कारक आ जाए तो इन्होंने व्यक्तिगत को भी माना है। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जब एक सामाजिक अनुसंधान में दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वही परीक्षण पूरा किया जाता है तो यह कहलाता है ऑप्शन ए सामान्य विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैकल्पिक रूप विश्वसनीयता, ऑप्शन सी परीक्षण पुनरीक्षण विश्वसनीयता, या ऑप्शन डी विवादार्थ विश्वसनीयता। बहुत ही इजी आंसर है इसका। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता, जो कि ऊपर क्वेश्चन में भी दिया है। दो भिन्न भिन्न अवसरों पर उन्हीं व्यक्तियों द्वारा परीक्षण पूरा किया जाए, मतलब जब कोई अनेक अवसर हो और जो उन्होंने सिद्धांत या नियम बताए हैं उन्हीं को दूसरी बार भी उन्होंने परीक्षण किया, वही चीज़ वैधता वही विश्वसनीयता निकली, तो ये आपका परीक्षण या पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता कहलाएगा। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि स्त्रीकरण किसी समाज की आवश्यकता हेतु सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक पदों को भरे जाने हेतु व्यक्ति को प्रेरित किया जा सके? तो ये आपका स्त्रीकरण के बारे में बोला है। आपका आंसर है ऑप्शन बी डेविस और मूर ने। ये बताया है कि स्त्रीकरण जो है किसी भी समाज की आवश्यकता है तो सार्वभौमिक रूप से आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण सामाजिक जो पद हैं उन्हें भरा जा सके। इसे याद रखिएगा, ये डेफिनेशन 2-3 बार पूछी जा चुकी है और इनका आंसर आपका डेविस और मूर होगा। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए मौखिक संप्रेषण, ऑप्शन बी श्रम का विभाजन, ऑप्शन सी लिखित नियम, या ऑप्शन डी अव्यक्तित्व संबंध। आई होप आपने इसका आंसर भी जान ही लिया होगा अगर आपने पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ पे जो कि नौकरशाही की विशेषता नहीं है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए मौखिक संप्रेषण। नौकरशाही जो कि आपका मैक्स वेबर ने दिया था। आइए अब जानते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। वेबर के लिए नौकरशाही कानून द्वारा स्थापित औपचारिक तथा संस्तरित पदों की एक अव्यक्तित्व व्यवस्था है जो प्रशासनात्मक दायित्वों की पूर्ति और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित की जाती है। अगर बहुत ही इजी शब्दों में कहा जाए तो याद रखिएगा, नौकरशाही का मतलब सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित शासन प्रणाली। बस इतना याद रखिएगा कि इसे ही मैक्स वेबर ने नौकरशाही कहा है। तथा इन्होंने नौकरशाही के लिए कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि जो भी नौकरशाह होंगे वो प्रशासकीय कार्यों में संलग्न होंगे, मतलब संचालित होंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि नौकरशाही में कार्य एवं अधिकारों का स्पष्ट विभाजन एक निश्चित नियम द्वारा स्थापित होगा, मतलब सभी का कार्य का विभाजन होगा और सभी के एक नियम होंगे कि इन नियमों के तहत आपको कार्य करना है, जो कि सरकारी जो भी विभाग है जो भी कार्य होते हैं उनमें होता है। तीसरा इसमें इन्होंने विशेषता बताई कि जो सारे कार्य होंगे वो लिखित रूप में होंगे, मतलब जो लिखा होगा उसे ही माना जाएगा, मौखिक आदेशों का कोई भी इसमें इन्होंने महत्व नहीं बताया। और इसमें नौकरशाह अधिकारियों को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।
ये नौकरशाही की विशेषताएं हैं तथा इसमें गोपनीयता भी बनाए रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया? मतलब भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र की बात हो रही है, तो ये अध्ययन किसने प्रारंभ किया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? ऑप्शन ए रंगराजन और राधा स्वामी, ऑप्शन बी मेहता और त्रिपाठी, ऑप्शन सी सेठ और मेयर्स, या ऑप्शन डी ब्रेमैन और दास। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी सेठ और मेयर्स। इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। और भी कई लोग हैं, आइए जान लेते हैं। औद्योगिक समाजशास्त्र ज्ञान की एक शाखा है जिसमें समाजशास्त्र के ऐसे सिद्धांतों को विकसित या उनका प्रयोग किया जाता है जो औद्योगिक उत्पादन के ढंग या औद्योगिक जीवन शैली से संबंधित होते हैं, इसीलिए इसको औद्योगिक समाजशास्त्र बोला जाएगा। अतः औद्योगिक भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में D.R. गॉडगिल संबंधित हैं, S.D. पुनकेर, सेठ तथा मेयर्स, C. राजगोपालन आदि ने इस क्षेत्र में कार्य किया है। आइए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशनल के लेखक हैं? ऑप्शन ए मिल्टन सिंह, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह, या ऑप्शन डी T.K. ओमन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह ने बुक दिया है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल। आइए अब इनकी कुछ अन्य पुस्तकों के बारे में भी जान लेते हैं। इनकी अन्य पुस्तक के नाम जैसे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, कल्चर चेंज इन इंडिया, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी या सोशल चेंज इन इंडिया, ये इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो योगेंद्र सिंह की हैं। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अलायंस थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए पार्सन्स, ऑप्शन बी नाडेल, ऑप्शन सी रैडक्लिफ ब्राउन, या ऑप्शन डी लेवी स्ट्रॉस। आई होप आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो आप इसका आंसर है ऑप्शन डी लेवी स्ट्रॉस। आइए अब जान लेते हैं कि अलायंस थ्योरी मीन्स क्या होता है। जैसे कि पहले आपको मैं पढ़ के बता देती हूँ फिर समझाती हूँ। जैसे विवाह गठबंधन सिद्धांत, इसे ही अलायंस थ्योरी बोला गया, में नातेदारी संबंधों में वंश के स्थान पर विवाह की संरचनात्मक या संगठनात्मक महत्व को रेखांकित किया जाता है। मतलब नातेदारी की जो व्याख्या है वो दो सिद्धांतों से की जाती है, एक वंश समूह सिद्धांत और एक विवाह समूह सिद्धांत। तो वंश समूह सिद्धांत जिसे डिसेंट थ्योरी बोलते हैं, इसमें जो है नातेदारी की व्याख्या वंश के क्रमों नियमों के आधार पर होगी। वहीं विवाह गठबंधन जो है वहाँ विवाह के नियमों, कौन किसके साथ विवाह कर सकता है या किसके साथ नहीं, इन सब चीज़ों पे रहेगा। ठीक है, विवाह गठबंधन सिद्धांत में विवाह और निकट अधिगम निषेध के नियम का केंद्रीय महत्व है। मतलब ये है कि आप अंतर्जातीय विवाह, बहिर्विवाह, इन सब चीज़ों के बारे में, तो इसी के जो नियम हैं वो इसमें दिए गए हैं जो कि लेवी स्ट्रॉस ने बताया है। आई होप आज भी हमारे लाए हुए क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ कुछ दिन ऐसे सहयोग बना के रखिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं डाल पा रहे, कोशिश करेंगे डेली का डेली 2-2 प्रैक्टिस सेट आपके लिए उपलब्ध रहें। प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है या प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।